हेलो एवरीवन। आज का 10 मिनट टॉपिक है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एयर और वाटर के बारे में और फिर लैंड और सॉइल के बारे में हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। 10 मिनट इस सीरीज में आपको ये जानना है कि कोई भी बायोलॉजिकल पोल्यूशन या फिजिकल पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। ये सब क्या कॉज करते हैं? ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रदूषण। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जो हम नहीं चाहते हैं, अनडिजायरेबल इन नेचर है, इसको हम लोग यहाँ पर पोल्यूशन कहेंगे। ये आपको समझना है। एयर, वाटर, लैंड और सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। अब ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी कि ये जो प्रदूषण फैलाने वाले तत्व हैं, ये बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं। इसका मतलब है ये एनवायरनमेंट में ऐसी जगह पे परसिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने प्लास्टिक फेंका, बहुत समय तक प्लास्टिक वैसा ही रहा, तो ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये टॉक्सिक है। इनर्ट का मतलब है कि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेड, आर्सेनिक, इंसेक्टिसाइड, ये ज्यों के त्यों वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में है। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेड कर देती है, डिस्पोज ऑफ कर देती है, धीरे धीरे वो टूटने लगते हैं। अब इसके लिए एक कानून बना है जो कि है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1986 का कानून है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये 1986 का ये कानून बन चुका है। अब पोल्यूशन को हम इस तरह से समझेंगे कि एयर, वाटर, नॉइज और लैंड, जिसको आप कह रहे हैं नॉइज को आप साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं, इसमें आप इस तरह एग्जाम्पल आपका है जैसे कि हवा में बहुत ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड जब भोपाल में फट गया, ये फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी थी और यहाँ पर ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस कंपनी का नाम था कार्बाइड, राइट। तो कंपनी का नाम कार्बाइड था, लेकिन जो गैस फटी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3NC, है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फटी और भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में यही हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी जलने के कारण जो कंबशन जिसको आप कहते हैं, यानी कुछ जल रहा है, कोई केमिकल आपके हवा में आ गया या डिफॉरेस्टेशन आपने कर दिया, बहुत सारे पेड़ काट दिए, तो पेड़ अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन नहीं निकाल सकता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सब के कारण हवा में, वायु में प्रदूषण हो रहा है, जिसे आप एयर पोल्यूशन कह रहे हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि लंग कैंसर, लंग्स में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी कि जो लंग्स के ब्रोंकियाज होते हैं उसमें इन्फेक्शन, अस्थमा की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, निमोनिया की बीमारी, इस तरह की बीमारियां इससे हो सकती हैं एयर पोल्यूशन से। आपको यह समझना है कि जैसे फॉसिल फ्यूल जलता है, कोल या पेट्रोलियम, तो ये बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ऑक्साइड्स जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर का उत्सर्जन करता है और इस कारण से एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट। तो एसिड रेन भी इसी के कारण हो रहा है, यानी कि हवा में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड आ चुके हैं और कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो पूरी तरह से जले नहीं है, वो भी हवा में ये सब के कण मौजूद हैं। तो बारिश होगा तो बारिश के साथ क्या होगा? पानी में नाइट्रोजन और सल्फर भी घुला रहेगा, जैसे कि NH, जिसको हम बोलते हैं कि HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मिला के एसिडिक रेन होता है। फाइन। कभी कभी क्या होगा कि इसी हवा में कहीं कहीं हवा में पानी के जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर है, ये कंडेंस कर जाएंगे और कंडेंस करने के कारण ये स्मॉग फॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे। फिर आप समझ रहे हैं कि और पोल्यूशन क्यों होगा? तो जब कोई चीज जल रहा है लेकिन उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जल तो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट बर्निंग उसकी हुई है, जितनी आपूर्ति थी उतना ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। ठीक है, ऑक्सीजन कम है। कोई भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है इसमें ऑक्सीजन कम है और कम ऑक्सीजन होने के कारण क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ अधिक होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जल्दी ऑक्सीजन के साथ घुलता है और ये हमारे बॉडी के लिए हार्म कॉज कर सकता है, इवन मौत तक हो सकती है इसके कारण। तो हवा में कुछ ऐसे अनवांटेड तत्व या फिर जो गैस ऑलरेडी है उनके मात्रा में कमी या ज्यादा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना,
तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट होगा और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसा हमें पता है। ये सब ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में भी एक लेयर है जिसे आप ओजोन का लेयर कहते हैं। ओजोन के लेयर में जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पे पड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये जब नासेंट ऑक्सीजन में टूटता है तो ये ओजोन के परत जो हैं वो पतले होते जा रहे हैं। ओजोन हमारे अर्थ सरफेस से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है, और जब ये परत पतले हो जाएंगे तो इसके कारण हमें स्किन कैंसर या आंख भी हमारा डैमेज हो सकता है, जो हम फसल उगाते हैं उसकी पैदावार कम हो सकती है, और जो ग्लोबल रेनफॉल है तो बारिश भी कम हो जाएगी। मैन मेड जो गैसेस हैं, जैसे कि फ्रिज में यूज होने वाले क्लोरोफ्लोरो गैस जिसको आप CFC कहते हैं, इसके कारण ओजोन में छेद हो जाता है, होल हो जाता है। और अंटार्कटिक में आप देखिएगा कि 1985 में ये पाया गया कि अंटार्कटिक में होल देखा गया, अंटार्कटिक के जस्ट ऊपर जो ओजोन लेयर है इसमें होल देखा गया। ओजोन के परत को नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज होता है, यानी कि डॉप्सन यूनिट क्या है, जब हम ओजोन के परत को नापते हैं कि कितना मोटा है, ये हम डॉप्सन यूनिट से नापते हैं। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि आगरा से दूर हमें इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी क्योंकि एसिड रेन के कारण ताजमहल पीला होते जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए जापान के एक शहर क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया, या कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में साइन किया गया और लागू हुआ 1989 में, ये भी ओजोन को ही बचाने के लिए यानी ओजोन प्रोटेक्शन के लिए था। अब हवा को प्रदूषण से कम करना है या बचाना है, इसके लिए हम स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी कि जल्दी वहां पे बारिश हो जाए और जो गंदगी है वो सेटल डाउन हो जाए। कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कैटालिटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए कि ऑटोमोबाइल जब जो इतने भी गाड़ी है या कोई भी चीज जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये ज्यादा प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट, फर्टिलाइजर्स के प्लांट, इंसेक्टिसाइड के प्लांट होते हैं वहां से निकलता है, रिफाइनरी प्लांट से निकलता है। इन दोनों को मिलाकर और साथ ही साथ पेंट के इंडस्ट्री से बेंजीन और एथिलीन जैसे गैसेस निकलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। स्मॉग जो है वो एक तरह का एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड से यहाँ पर स्मॉग निकल रहा है। आगे अभी हम समझेंगे कि स्मॉग क्या होता है। जब स्मोक के साथ फॉग मिल जाता है, फॉग एक तरह का वेपर का क्लाउड हुआ, यानी कि कंडेंस्ड क्लाउड हुआ, राइट। एरोसोल क्या है? एरोसोल को आप देखिएगा जब 1 माइक्रोन से कम, ठीक है, 1 माइक्रोन और 0.02 माइक्रोमीटर से कम जो पोल्यूटेंट होते हैं उसको हम एरोसोल कहते हैं। आप समझेंगे कि ये क्या होते हैं कि 1 माइक्रोन से लेकर 0.02 माइक्रोमीटर तक जो पोल्यूटेंट होते हैं इसको हम एरोसोल कहते हैं। जब कोल जलता है तो और जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे सवाल आ सकता है कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब स्थापित हुआ? ये एक कानून से स्थापित हुआ जो कि 1974 में आया था और इस कारण से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हवा के लिए, हवा को हमें संरक्षित करना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण से बचाना है, ये 1981 में ये कानून पारित हुआ। तो हवा में आजकल हम देख रहे हैं कि AQI टेस्ट भी हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये नेशनल एक्शन प्लान है, ठीक है। तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है जिसमें टोटल 8 पोल्यूटेंट देखे जाते हैं, PM2.5, PM10, लेड भी है इसमें, फिर आप देखिएगा एमोनिया है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये 8 ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो कि AQI इंडेक्स में है। यहां से सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फाइन। फिर अब इसको नापने के लिए हमने सफर को भी लॉन्च किया है, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये सफर क्या है? ताकि हम एयर क्वालिटी को यहां पर नाप सकें। BS4 से अब हम BS6 पर आ चुके हैं। 2020 में BS6 को लॉन्च किया गया है जिससे 80% तक कम सल्फर का उत्सर्जन होगा। ये यूरो नॉर्म्स, यूरोप के नॉर्म 6 के तहत बनाया गया है।
पल्यूटेंट में भी कुछ ऐसे पल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन नेचर होते हैं। प्राइमरी पल्यूटेंट का मतलब है कि जैसे वो थे वैसे ही वो अभी भी हैं, जैसे प्लास्टिक वैसा ही रहेगा, डीडीटी वैसा ही रहेगा। लेकिन सेकेंडरी पल्यूटेंट में क्या देखा गया है कि ये दूसरे केमिकल के साथ मिक्स करके कुछ अलग ही बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पैन क्या है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये एक तरह का सेकेंडरी पल्यूटेंट है। अरावली जो राजस्थान में है, इसकी पहाड़ियों पर भी हमने क्या किया, बहुत सारे पेड़ उगाने की कोशिश की ताकि हम एक ग्रीन वॉल बना सके। और स्मॉग टावर भी हम बना रहे हैं अलग अलग जगह ताकि एयर पोल्यूशन से बचा जा सके। तो जब आप फॉग वर्ड सुनते हैं तो एक्चुअली ये एक तरह से स्मोक का बादल होता है, स्मोक का क्लाउड होता है। और जब आप स्मॉग वर्ड सुनते हैं तो ये स्मोक और फॉग दोनों को मिलाकर हम स्मॉग कहते हैं। स्मग भी होता है। स्मग क्या होता है? तो जब हम स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड को मिला देंगे तो ये स्मग बन जाएगा। ये सल्फ्यूरस होता है और इसको लंदन स्मॉग भी कहा जाता है, स्मग को। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं और कुछ जलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं। ब्लैक कार्बन जो है, कार्बन के बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। इसमें PM2.5 और PM10 भी एक तरह के पोल्यूटेंट हैं। कुछ ऐसे कण जिसके डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम हो और 10 माइक्रोमीटर से भी कम हो तो वो PM10 कहलाते हैं। तो आपने समझा कि एयर पोल्यूशन से एसिड रेन हो सकता है। नॉर्मल जो बारिश होती है उसका पीएच स्केल 5.6 होता है और जब उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो एसिड रेन में पीएच स्केल 4.2 से 4.4 तक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में आपको यह समझना है कि जैसे सीवेज का पानी हो गया, डोमेस्टिक पानी हो गया, जब हम पानी को प्रदूषित कर दें, उसमें पेस्टिसाइड डाल दें, बहुत नमक पड़ जाए तो वो सलाइन हो जाता है, इससे कोलेरा जैसी बीमारी होती है। कभी कभी पानी के सरफेस पे बहुत ज्यादा एल्गल डिपोजिशन हो जाता है। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण होता है और इस कारण से यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन में क्या होगा कि पानी के सरफेस पे बिल्कुल ही ग्रीनरी एक तरह से डिपॉजिट हो जाएगी, उसमें एल्गल ब्लूम यानी कि छोटे छोटे घास जैसे लगेगा, काई जिसको आप कहते हैं, और अंदर तक, पानी के अंदर तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा और पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिस कारण से पूरे वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर हम आगे देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई ऐसा पदार्थ है जो पोल्यूटेंट है, लेड है या मरकरी है, छोटी मछली ने उसको खा लिया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, उसको और बड़ी मछली ने खा लिया और उसके बाद उस मछली को चिड़िया ने खा लिया। चिड़िया में वो पोल्यूटेंट आ जाएगा। जब वो पोल्यूटेंट आ जाएगा तो चिड़िया जब अंडा देगी तो वो अंडा बहुत पतला हो जाएगा। पानी गर्म होना, पानी में फ्लोराइड आना जिससे दांत को दिक्कत होगी, या कैंसर हो जाना। कैंसर कैसे होगा? जब कैडमियम, आर्सेनिक और लेड जैसे पोल्यूटेंट पानी में मिल जाएंगे। तो पोर्टेबल वाटर कम हो जाता है। पोर्टेबल वाटर वो होता है जिस पानी को हम पी सकते हैं। इसके लिए भी कानून है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। और जब पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है तो बीओडी बढ़ जाता है, यानी कि पानी में जो भी तत्व हैं उनके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाते हैं। और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा तो इसको हम मानेंगे कि ये पोल्यूशन है। तो इसके लिए भी कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बात की गई है, जैसे कि मरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए काम किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर एक कन्वेंशन किया गया है जो कि किस चीज के लिए है कि हम पानी में कचरा डंप ना करें। इसको लंदन कन्वेंशन कहते हैं, LC72 कहते हैं, क्योंकि ये 1972 का कन्वेंशन है, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप इससे प्रीलिम्स के फैक्ट्स और साथ ही साथ मेंस के लिए भी पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट।